हेलो फ्रेंड्स, हम राजस्थान के इतिहास पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो राजस्थान इतिहास है उस राजस्थान इतिहास के स्रोत क्या माने जाते हैं। यानी कि इतिहास अध्ययन जो हम करते हैं उसका बेसिस क्या होता है, किस आधार पर हम उन चीज़ों पर बात करते हैं। सामान्यतः जो कोई भी इतिहास के स्रोत होते हैं उसे दो तरीके से, अगर आप इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में भी बात करें तो वहाँ पर भी आपको सामान्यतः दो तरीके के स्रोत आपको मिलेंगे। एक तो होता है जिसे आप पुरातात्विक स्रोत कहते हो और एक होता है जिसे आप साहित्यिक स्रोत कहते हो। यानी कि दो प्रकार के स्रोत मुख्यतः इतिहास के संदर्भ में उनका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत पर अगर थोड़ा सी बात करें तो जो पुरातात्विक स्रोत है उस पुरातात्विक स्रोत पर देखा जाए तो ये सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं और इसमें इसके अंतर्गत खुदाई से मिली हुई जो सामग्रियाँ होती हैं या फिर अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, इन सबको मूर्तियाँ या फिर भवन, इस प्रकार को आप पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित करते हो। और इसके लिए पुरातात्विक स्रोतों के उत्खनन, सर्वेक्षण या संग्रहण, अध्ययन, इन सबको पब्लिश करने का जो पूरी जो जिम्मेदारी होती है या जो इसका कार्य होता है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग करता है। तो मोस्ट ऑफ इसके अंतर्गत जो एक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग होता है और ये सर्वेक्षण विभाग के अधीन इन सब कार्यों को किया जाता है। अब अगर इसके भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की अगर बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो स्थापना 1861 में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इन अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। ये तो भारतीय पुरातात्विक के संदर्भ में बात करें, लेकिन राजस्थान में जो पुरातात्विक कार्य हैं या पुरातात्विक विभाग से संबंधित जो काम है वो राजस्थान में पुरातात्विक जो कार्य हैं, इन कार्य की शुरुआत आपके 1871 यानी कि भारतीय रेफरेंस से लगभग 10 वर्ष बाद इसकी शुरुआत की। और इसकी प्रारंभिक काम करने वाले जो व्यक्ति थे वह ACL कार्लाइल को माना जाता है। तो इस तरीके से राजस्थान में पुरातात्विक काम करने का जो अगर जिम्मेदारी या फिर कहें कि जो शुरुआत है वो ACL कार्लाइल को माना जाता है। उसके बाद इस क्षेत्र में अनेक उत्खनन कार्य करने वाले जो SD साकलिया, BN मिश्र, RC अग्रवाल, बसवासी लाल, अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, SN राजगुरु, DP अग्रवाल, ऐसे अनेक हुए और आज तक इस क्षेत्र पर लगातार काम किया जा रहा है। अब अगर हम पुरातात्विक स्रोतों को देखें तो इन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अगर बात आती है तो इसमें आपके जो पुरातात्विक स्रोत आएंगे तो उसमें एक तो मोस्ट ऑफ होता है अभिलेख। एक पुरातात्विक के अंतर्गत सिक्के, लिपि और जीवाश्म, इन्हें मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत माना जाता है और इन्हीं के बेसिस पर आप जनरली काम करते हैं। यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा अभिलेख के रेफरेंस में बात करें कि जो अभिलेख है, इन अभिलेखों के स्रोत पर अगर इन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण ये माना जाता है कि यह एक तो होता है तिथि युक्त होता है और इन अभिलेखों के माध्यम से हमें उस समय की शासकों की वंशावलियाँ, विजय, उनके द्वारा दिए गए दान, उनकी धारण की गई उपाधियाँ, शासकीय नियम
या उनकी सामाजिक नियमावलियाँ, जिसे आप एक तरीके से आचार संहिता भी कह सकते हो, कोई विशेष घटना आदि के रेफरेंस में इन अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया जाता है। तो इस तरीके से इसके लिए एक भारतीय पुरातात्विक विभाग ने इसकी एक ब्रांच डेवलप कर ली, और इसी के आधार पर जब इतिहास का अध्ययन वहाँ पर किया गया तो उसे एक नाम भी दे दिया इन्होंने, जिसे एपिग्राफी एक तरीके से कि इतिहास अध्ययन का वह शाखा जिसका अध्ययन अभिलेखों के माध्यम से, एपिग्राफिक के माध्यम से किया जाता है, तो उसे एपिग्राफी नाम दिया जाता है। अब हम अभिलेखों के रेफरेंस में बात करें तो अभिलेखों के एक जो रूप होते हैं वो अलग अलग चट्टानों पर बड़ी होते हैं तो शिलालेख हो जाते हैं, स्तंभों पर होते हैं तो स्तंभ लेख हो जाते हैं, गुफाओं के अंदर अगर होते हैं तो उन्हें गुहा लेख कह देते हैं, मूर्ति पर अगर उन्हें उत्कीर्ण किया जाता है तो मूर्ति लेख कर दिया जाता है, या किसी पट्टी पर उनको लिखा जाता है तो पट्ट लेख के रूप में आदि आ जाते हैं। इसके अलावा अनेक पत्थर धातु पर भी ये उकेरे जाते थे। जनरली अगर तांबे के उस पर किए जाते थे तो उन्हें ताम्रलेख कहा जाता था। ताम्रलेख एक तरीके से भूमि दान का एक साक्ष्य देने का एक प्रमाण माना जाता है। यहाँ पर एक अभिलेखों के संदर्भ में किन्हीं अभिलेखों को एक तरीके से प्रशस्ति भी कहा गया है, अभिलेखों को प्रशस्ति भी कहा गया है, लेकिन ये जो प्रशस्ति होती थी यह केवल मात्र शासक की एक तरीके से उपलब्धियाँ, या जो शासक की उपलब्धियाँ होती थी उन शासक की उपलब्धियों को यहाँ पर यशोगाथा के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इन्हें यशोगाथा के रूप में सम्मिलित किया जाता है, वो एज ए प्रशस्ति के नाम में माना जाता है। जो उदाहरण आप यहाँ पर इन प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्तियों को इसमें सम्मिलित कर सकते हो, और यह राणा कुंभा के बारे में विशेष जानकारी देते हैं जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभिलेख के बारे में अगर हम बात करें तो अभिलेख का एक रूप प्रशस्ति भी हो गया। अब बात की जाए कि इन अभिलेखों की, तो सामान्यतः जो राजस्थान में या फिर भारतीय रेफरेंस में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो विश्व में जो सबसे पहला विश्व का जो अगर हम प्रथम के रेफरेंस में बात करें, यहाँ पर प्रथम के रेफरेंस में अगर हम बात करें अभिलेखों के रेफरेंस में, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि विश्व का जो पहला अभिलेख है हमें जो प्राप्त होता है वह बोगजगाई अभिलेख माना जाता है। और ये जो बोगजगाई अभिलेख है वह आपको मध्य एशिया से प्राप्त होता है, और यह मध्य एशिया से प्राप्त ये अभिलेख उस क्षेत्र में वैदिक कालीन जो साक्ष्य उसके बारे में जानकारी देता है। इंद्र और जो वैदिक कालीन देवी देवता है उसकी जानकारी हमें इसी बोगजगाई अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे जब हम चलते हैं तो भारत के संदर्भ में जो पहला अभिलेख है या प्रथम अभिलेख है वह हमें प्राप्त होते हैं अशोक मौर्य के अभिलेख। अशोक मौर्य के जो अभिलेख हैं वह भारत के सबसे प्राचीन या सबसे पहले अभिलेख माने जाते हैं। एक चीज़ और ये कही जाती है कि ये जो अशोक के अभिलेख हैं वो भारत के पहले अभिलेख होने के साथ साथ भारत में सर्वाधिक अभिलेख भी हमें अशोक के ही प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि अशोक मौर्य उस समय जो फारस के शासक डेरियस हैं उससे प्रेरित होकर अभिलेख लिखने की इस परंपरा की शुरुआत करता है। अशोक के अभिलेख के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो ये जो अशोक के अभिलेख है वह प्राकृत या मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा थी उस भाषा में लिखे गए। और अगर लिपि के रेफरेंस में बात करें तो मोस्ट ऑफ ये जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। लेकिन इसके अलावा अशोक के जो अभिलेख हैं वह आर्माइक, खरोष्टी लिपि से भी इनके बारे में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे इस
रेफरेंस में अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो अभिलेख की जो परंपरा या अभिलेख के मिलने की जो स्थितियां हैं, अगर उस पर बात की जाए तो वैसे घोसुंडी के अभिलेख को, जो चित्तौड़ में है, घोसुंडी के अभिलेख को राजस्थान का पहला अभिलेख माना गया है। लेकिन अभी हाल ही की खोजों से जो प्रमाणित हो माना जाता है कि अजमेर के स्थान पर बरवेली जो अभिलेख है वह राजस्थान का पहला है, लेकिन उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सामान्यतः जो चीज़ें चल रही थी उसके अनुसार ये चीज़ें आपको मिलती है। अब अभिलेखों की बात की जाए तो राजस्थान में संस्कृत भाषा का भारत में संस्कृत भाषा का जो पहला अभिलेख है वह जूनागढ़ अभिलेख है। और ये जूनागढ़ अभिलेख एक शक शासक हुए थे जिसका नाम रुद्रदामन था। इस रुद्रदामन का अभिलेख है जो आपको संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख का साक्ष्य देता है। अब अगर हम राजस्थान के अभिलेख पर थोड़ी सी बात करें तो राजस्थान के जो अभिलेख हैं वह मोस्ट ऑफ आपके संस्कृत से बढ़ते हुए राजस्थानी जो भाषा है उस राजस्थानी भाषा में मिलते हैं। मतलब आपको राजस्थान के जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा और राजस्थानी भाषा से मिलते हैं। उसी रेफरेंस में अगर हम और बात करें तो इस राजस्थान के अभिलेखों की जो लिपि है वह लिपि महाजनी लिपि के रूप में, महाजनी लिपि के रूप में प्रचलित थी, जिसको हर्षकाल में माने जाते हैं। और राजस्थान के जो अभिलेख थे वह गद्य व पद्य दोनों शैली में लिखे गए थे, इसलिए आप जिसे संयुक्त रूप से आप एक तरीके से इन्हें चंपू शैली नाम दे सकते हो। अब विशेषतः ये अभिलेखों के बारे में प्रारंभिक जानकारी है, हम एक एक अभिलेख पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे की थोड़ी सी उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये तो बात हुई हमारे अभिलेखों के संदर्भ में, सिक्कों के आधार पर भी जो इतिहास का अध्ययन है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। सिक्कों के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके लिए भी एक ब्रांचेस डेवलप की गई है कि सिक्कों के आधार पर जो इतिहास का जो अध्ययन है उसे हमने न्यूमिसमेटिक्स नाम दिया। इस शाखा के अंतर्गत पूरी तरीके से सिक्कों के आधार पर इतिहास लिखने के प्रयास किए जाते हैं। अब अगर भारतीय रेफरेंस में अगर हम बात करें तो भारतीय रेफरेंस में जो सिक्के थे या भारत में जो प्रारंभिक सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ये आहत सिक्के जनरली पंचकोण के रूप में होते थे, इसलिए जब इसकी खोज हुई तो अंग्रेज़ों ने इन्हें पंचमार्क्ड सिक्के के संबोधित किए। और मोस्ट ऑफ इनकी सर्वप्रथम जो खोज करने वाला था वह जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप को जनरली 1835 ईस्वी में सबसे पहले इस उनके द्वारा खोज की गई और उन्होंने इसे पंचमार्क्ड कॉइन्स के से संबोधित किया। अब इन सिक्कों की जो विशेषता है, अगर आहत सिक्कों के रेफरेंस में हम बात करें तो इसमें प्राकृतिक अंकन के साथ देवी देवताओं का अंकन भी यहाँ पर मिलता है। प्राकृतिक अंकन के साथ इनके देवी देवताओं का अंकन माना जाता है, यानी कि पहाड़, समुद्र, किसी नदी का अंकन या फिर कहें चंद्रमा का अंकन, आपके धनुष बाण का अंकन, मछली का अंकन। ये जनरली जो पंचमार्क सिक्के थे वो इस टाइप के हुआ करते थे कि अगर इनका जब निर्माण किया जाता था तो जिस क्षेत्र में निर्माण किया जाता था उस क्षेत्र की प्राकृतिक चिन्ह इन सिक्कों पर अंकित कर दी जाती थी और एक तरफ देवी देवताओं का अंकन कर दिया जाता था, जिससे ये प्रमाणित हो सके कि ये सिक्के उस विशेष क्षेत्र से संबंधित माने जाते थे। तो इस तरीके से जो सिक्कों की जो भारत में शुरुआत है
वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। और हमें ये जो सिक्के हैं, आहत सिक्के, वह अलग अलग मुद्राओं में मिलते हैं, यानी कि सोने, चांदी और तांबे, इनके ये हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। अब बात की जाए, अगर हम सिक्कों के इतिहास की बात करें तो भारत में जो सिक्कों की शुरुआत अगर अलग अलग मुद्राओं के रेफरेंस में बात की जाए तो भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत इंडो ग्रीक, वैसे अगर बात की जाए तो आहत सिक्के भी एक तरीके से हमें स्वर्ण सिक्के थे, लेकिन ये जो स्वर्ण सिक्के थे वो लेख युक्त, अगर क्वेश्चन पुटअप होता है लेख युक्त स्वर्ण सिक्के जो जारी करने वाले जो पहले थे वह आपके इंडो ग्रीक माने जाते हैं। लेकिन अगर इनकी सर्वाधिकता पर बात की जाए कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो जारी किए वह गुप्त शासकों द्वारा, इनकी सर्वाधिक सिक्के हमें जो मिलते हैं वह गुप्त शासकों द्वारा मिलते हैं। उसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो जब हम चांदी के सिक्कों पर बात की जाए, लेख युक्त चांदी के सिक्के, तो यह जो प्रमाणित होता है वह शक शासकों के द्वारा, और इसके साथ साथ शक शासकों ने शीशे व पोटीन जैसी मिश्र धातुओं से बने हुए सिक्के भी शक शासकों द्वारा शुरू किए गए। सॉरी इसमें शीशे और पोटीन के जो सिक्के थे उनमें 7 महान शासकों का नाम आता है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लें। तो इस तरीके से यह सिक्कों का जो प्रचलन था। अब राजस्थान के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो राजस्थान के सिक्कों की रियासती जो शासकीय थे उन सिक्कों का विस्तृत अध्ययन केब नामक एक विद्वान थे, उनके द्वारा किया जाता है। और उन्होंने 1893 में अपनी एक पुस्तक लॉन्च की थी और उस पुस्तक का नाम था द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपुताना। ये पुस्तक देसी रियासतकालीन जितनी रियासतें थी उनके जो अलग अलग टाइप के सिक्के हैं उनके बारे में हमें जानकारी देती है। हम इन पर डीपली आगे जब हमारा टॉपिक चलेगा उन सिक्कों के रेफरेंस में हम बात करेंगे। अब आगे हमें लिपि पर रेफरेंस में बात करें तो जो लिपि थी, लिपि माला के आधार पर भी इतिहास का अध्ययन किया जाता है और इसको एक पेलियोलॉजी, इसके लिए एक शाखा डेवलप की जाती है पेलियोलॉजी के नाम से। ये पेलियोलॉजी में लिपि के आधार पर इतिहास अध्ययन किया जाता है। इस पर जनरली DR भंडारकर ने एक भारतीय इतिहास लिखने की कोशिश की, भारत की लिपि माला की के आधार पर उन्होंने एक तरीके से भारतीय इतिहास को लिखने का प्रयास किया था और लगभग वो इसमें सफल भी हैं। एकमात्र स्रोत हैं जिसमें भारत की अनेक अनेक लिपियों के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया गया। दूसरा जो जीवाश्म है, एक तरीके से अगर हम बात करें तो उस समय के जो दबे कुचले जो ज़मीन के नीचे चीज़ें उनके उत्खनन से जो हमें अवशेष मिलते हैं, मानवीय अवशेष मिलते हैं, उन अवशेषों की आयु निर्धारण के लिए एक कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और इस तकनीक में जो कार्बन 14 या कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक कार्बन 14 और कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक तत्व हैं उनके आधार पर इन जीवाश्मों का आयु निर्धारण किया जाता है कि इनकी जो समय सीमा है या कब इनका अस्तित्व था, तो उस आयु निर्धारण को निर्धारित किया जाता है इसके माध्यम से। और इसमें फिर अगर हम देखें तो इसके उस जीवाश्म अध्ययन के आधार पर हम उसके एक्यूरेट टाइमिंग डिसाइड करते हैं। और इस टेक्निक की जो शुरुआत है या इसकी खोज है वह विलियम F.
लीवी द्वारा इसका 1949 में इसकी खोज की थी और इसीलिए इन्हें 1960 में एक तरीके से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस टेक्निक में या इस जीवाश्म की इस टेक्निक में कार्बन डेटिंग टेक्निक से अनेक जो पुरातात्विक चीज़ें हैं उनकी आयु निर्धारण होने से एक तरीके से आपके इतिहास का वास्तविक जो परिफेक्स है उस परिफेक्स की यादें या प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके लिए भी एक फ्रांचाइज डेवलप की गई थी। जीवाश्म के आधार पर इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है उसे पैलियोंटोलॉजी नाम दिया है, पैलियोंटोलॉजी नाम दिया। तो ये पुरातात्विक के प्रमुख स्रोत है जिसका हम डीपली अध्ययन करेंगे।